आज हम बेटे रिवाइज करते हैं अपना सिलेबस थोड़ा थोड़ा इन शॉर्ट सारा ही, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट में हर चीज, हर लेसन के बारे में बताती जाऊंगी, आप अपने दिमाग में रखेंगे और आज का लेक्चर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आई विल सम अप ऑल द लेसन्स एंड राइटिंग स्किल्स। ओके, तो पहला है लेसन बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब में क्या बताया गया है, आप साथ साथ लिख सकते हैं। बड़े भाई साहब में क्या बताया गया, एक तो दोनों की आयु में अंतर, दोनों के स्वभाव में अंतर बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है ये आप लिखते जाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। दोनों की आयु में अंतर, आज मैं ये बताने वाली नहीं हूं कि कितना आयु में अंतर है, लेकिन ये बताया क्या गया, दोनों की आयु में अंतर, दोनों के स्वभाव में अंतर। दोनों का स्वभाव अंतर है। बड़े भाई साहब देखने में अध्ययनशील है पर कॉपी पे हाशिए बनाते रहते हैं, है ना, पढ़ाई का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये लेखक है प्रेमचंद, वो कम पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। दोनों के स्वभाव में अंतर। फिर इस पाठ में मेन बताया गया है कि कैसे शिक्षा ज्ञान से अनुभव ज्ञान बड़ा होता है, ठीक है। इस पे जोर डालने के लिए दो उदाहरण दिए उसने, एक अपने पिताजी की उदाहरण दी है और एक दी है हेडमास्टर की मदर की उदाहरण दी है उन्होंने, कि शिक्षा ज्ञान से अनुभव ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने एग्जाम्पल दी है उसकी रावण की, कि जो भी अभिमान करता है उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। यानी हमारे पास अगर कोई क्वालिटी है, हमारे पास अगर कोई गुण है, तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान रहित जीवन जीना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में बताया गया है कि कैसे बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब के लिए आदर्श बनने के लिए अपना बचपना तिरोहित करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताया गया है कि शिक्षा पे व्यंग्य किया गया है, शिक्षा पे व्यंग्य किया गया है कि कैसे शिक्षा जो है वो दिखाती कुछ है और करती कुछ है, ठीक है। उसमें गणित है, सामाजिक विज्ञान है, उसमें अपनी लैंग्वेजेस हैं, बस पाठ में ये ही दिखाया गया है सारा, ठीक है। प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है। क्लियर बेटे, एक पाठ हो गया। अब हेडमास्टर की मदर, हेडमास्टर की उन्होंने एग्जांपल दी है कि हेडमास्टर जी खुद खर्चा करते थे लेकिन उनका पूरी नहीं पड़ती थी तनख्वाह में, ठीक है। जैसे ही उन्होंने खर्चा अपनी माँ के हाथ में दिया, उनका खर्चा भी अच्छे से चलने लगा और बचत भी होने लगी। अर्थात जो मतलब हेडमास्टर जी खुद इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, पर खर्चा चलाने में वो अनुभव वाली है, इसलिए उनका अच्छे से चल पाया, ठीक है। ये बताया गया। सेकेंड लेसन है हमारा ततारा व मीरो, ये एक प्रेम कथा है, ठीक है। अब इसमें है ततारा की क्वालिटीज क्या है, ततारा की विशेषताएं क्या है, ततारा की तलवार की विशेषताएं क्या है, ठीक है। एक इसमें आता है पशु पर्व क्या है, आप ये पॉइंट्स लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ततारा की क्वालिटीज, उसकी तलवार की क्वालिटीज, उसके बाद आ गई कि क्या कह रही थी मैं, ततारा की पशु पर्व क्या है, ठीक है। पशु पर्व का आयोजन क्या कैसे होता है, इसमें ये बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक थे लेकिन ये धीरे धीरे अलग हो गए। ये अलग कैसे हुए, ततारा व मीरो के कारण, ठीक है। ततारा ने एक बार वमीरो को देखा, आसक्त हो गया, उस पर मोहित हो गया, दोनों मिलने लगे, मूक मिलने लगे, चुपचाप मिलने लगे, कुछ आपस में बात नहीं करते थे लेकिन दोनों में प्यार गहराता गया। अंत में जब ततारा, वमीरो की माँ ने उसे डांटा तो ततारा को बहुत बुरा लगा, क्रोधित हुआ। उसने अपने क्रोध का शमन करने के लिए शक्ति भर तलवार को जमीन में घोंप दिया और उसे खींचता चला गया। उसकी तलवार क्योंकि दैवीय शक्ति की मानी जाती थी इसलिए वो दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़े पे वो रह गया और एक टुकड़े पे वमीरो रह गई। वो तो डूब गया समुद्र में, वमीरो कहा जाता है पागल हो गई। लेकिन उनकी त्यागमयी मृत्यु ने वहां के रिवाज बदल दिए। और एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इस पाठ का कि हम जो भी रीति रिवाज हमारी उन्नति में बाधा होते हैं उनका तोड़ देना उचित है, ऐसा क्यों कहा गया है, ये मेन क्वेश्चन बनता है इस पाठ का, ठीक है। तो कोई भी रिवाज अगर हमारी उन्नति में बाधा बनता है तो उसे क्यों आगे खींचना, उसे तोड़ ही देना चाहिए, वो रिवाज खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा लेसन आता है हमारा झेन की देन, ठीक है। अब झेन की देन, ये जो झेन है दैट इज अ सिटी ऑफ जापान, ठीक है। इसमें जापान के बारे में बताया गया कि जापान के लोग, वैसे तो हमारा भारत भी जो है ना
प्रगतिशील देश है, प्रगति कर रहा है। तो जो प्रगतिशील देश हैं वो जो विकसित देश है ना, उनके साथ होड़ करते हैं, उनके साथ मुकाबला करते हैं, है ना। उस मुकाबले में पूरा उतरने के लिए वो दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में, महीनों का काम दिनों में करते हैं, है ना। जितना तेज चलते हैं, तेज चलने से क्या है, हमारा दिमाग तो ऑलरेडी बहुत तेज चलता है। जैसे मैं क्या करती हूँ आपको कि अभी इसको कहा जाए कश्मीर घूम के आ, तो कश्मीर घूम के 1 मिनट में वापस भी आ जाएगा, ठीक है, इतना तेज चलता है। उसे हम प्रगति में लगाने के लिए, विकास में लगाने के लिए उसे और तेज चलाते हैं, इतना तेज चलाते हैं कि ऐसा लगता है मानो स्पीड का इंजन लगा दिया उस पे, ठीक है। इतना तेज चलाने से क्या होता है, इंसान जब अकेला बैठता है तो अपने आप से बातें करता है ना, बोलता नहीं, बकता है, बड़बड़ाता है। तो क्या होता है कि अंत में इंसान मानसिक रोगी हो जाता है, ठीक है, मनोरुग्ण हो जाता है व्यक्ति, मानसिक रोगी हो जाता है व्यक्ति। और इसी मानसिक रोग को खत्म करने के लिए हमारे भारत में तो है, हम आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, हम मतलब धार्मिक शिक्षा लेते हैं, तो हम लोग मैनेज कर पाते हैं। लेकिन वहां के लोगों ने फिर अपने आप को मेडिटेशन की जगह पे एक विधि निकाली, उस विधि का नाम था चा नो यू, ठीक है, जिसे मैं याद करवाने के लिए कहती हूँ, चाय आपको जानती है, चा नो यू, ये विधि क्या है, चाय आपको जानती है इज नथिंग, ये तो मेरा बनाया हुआ है। विधि का नाम है चा नो यू, मतलब ये जापानी लोग 6 मंजिला इमारत है तो उसके ऊपर टॉप पे एक पर्ण कुटी बना लेते हैं, पत्तों की कुटिया बना लेते हैं, वहां पे सिर्फ 3 लोग ही जा सकते हैं। चाजीन चाय बनाता है, सिर्फ 2 घूंट चाय बनाता है, उसका बनाने का ढंग सब कुछ हमें सुनाई देता है, क्योंकि शांति में होता है ये सब कुछ, ठीक है, उसे सुनाई देता है। इंसान की दिमाग की गति धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है, पहले कुछ अटपटा लगता है, 2 घूंट चाय को 1.5 घंटे में पीना होता है, एक एक मतलब बूंद बूंद करके पीना होता है। तो 1.5 घंटे में दिमाग की गति जो इतनी रफ्तार से चल रही थी, धीरे होती होती ऐसा लगता है मानो शून्य में चलेगी। तो लेखक कहता है उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि वर्तमान ही सब कुछ है, ना आगे कुछ है, भविष्य में कुछ है, ना भूतकाल में कुछ है, वर्तमान ही सब कुछ है, ठीक है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए उन्होंने एक विधि निकाली, चा नो यू, ठीक है। यही झेन की सबसे बड़ी देन है। मानसिक रुग्ण थे लोग, उनको कम करने के लिए ये एक विधि निकाली। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन है वैसे, अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, तो सच्ची बात है, अब कहां दूसरों के दुख में, हम लोग प्रॉफिट लॉस के चक्कर में पड़ चुके हैं, अब कहां हमें दूसरों के साथ दुखी होने का मौका मिलता है, ठीक है। अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले में लेसन में 3 एग्जांपल्स दिए हैं लेखक ने। सबसे पहले सुलेमान का, यू कैन राइट दैट, सुलेमान का एग्जाम्पल दिया है, शेख अयाज के पिता का एग्जाम्पल दिया है, और नूह का एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, ठीक है। सुलेमान का एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा, क्या कहा है कि एक बार सुलेमान घोड़े पे जा रहा था, चींटियां जा रही थी रास्ते में, उनकी लाइन बनी हुई थी, तो चींटियों ने आपस में वार्तालाप किया, घोड़ों की आवाज आ रही है, भागो भागो जल्दी से सड़क पार कर लो, कहीं हमें कुचल ना दे। तो सुलेमान ने उन चींटियों की आवाज, यानी वो इतना नेक व्यक्ति था कि पशु पक्षियों की आवाज भी पहचान पाता था, सुन पाता था, उसने उनकी आवाज सुनी और उनसे कहा कि सुलेमान तुम्हारा रक्षक है, भक्षक नहीं, ठीक है। तो चींटियों ने उन्हें धन्यवाद दिया। एक कथा तो ये है बेटे। फिर दूसरी कथा है कवि शेख अयाज के पिता की। याद होगा आपको, कुएं पे नहाने गए, एक चींटा, एक चोंटा उनकी बाजू पे रेंगने लगा, खाना खाने बैठे ही थे, उठ के चले गए और कहा, पत्नी को कहा कि मैं उस चींटे को बेघर जो हो गया था उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी उस समय लोग ऐसे थे कि एक जानवर तक की मनोदशा को समझते थे। फिर एक खास एग्जाम्पल दिया उसने नूह का। कहते हैं मुस्लिम लोग कुत्तों को अच्छा नहीं मानते, उसने कहीं एक कुत्ते को देख के कह दिया, छी गंदे कुत्ते, लेकिन कुत्ते ने जवाब दे दिया, उसने कह दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। उनके मन को ये बात इतनी छू गई कि मैंने इसे छी कैसे कह दिया, उम्र भर ताउम्र रोते रहे और पश्चाताप करते रहे। तो लेखक ने यहाँ लिखा है, मिट्टी से मिट्टी मिले, होके सभी निशान।
किस में कितना कौन है, कैसे वो पहचान। यानी जब हम भी मर जाते हैं, मिट्टी में दफना दिए जाते हैं, तो हम और कुत्ता मिल जाते हैं। उस समय फिर कोई औकात नहीं रहती कि कौन कुत्ता है कौन इंसान है, यानी कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कम नहीं है, हर एक में अंतरात्मा एक जैसी है। ठीक है, अब इसके बाद, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले के बाद लेखक हमें ले गया है थोड़ा सा पर्यावरण की ओर, कि हमने पर्यावरण को कैसे तंग करना शुरू किया और उसने हमसे बदला लेना शुरू किया। ठीक है, तो एक एग्जांपल उसने दिया है कि कैसे लेखक की माँ ने घोंसले में से कबूतर का एक अंडा बिल्ली तोड़ गई, उसने दूसरे अंडे को सेट करने की कोशिश की, टिका कर रखने की कोशिश की, लेकिन उनसे दूसरा अंडा टूट गया। तो लेखक की माँ को इतना पश्चाताप हुआ कि सारा दिन उन्होंने रोजा रखा और अपने आप को, परमात्मा को, खुदा से माफी मांगती रही, अपने आप को बख्शने के लिए दुआ करती रही। फिर लेखक ने कहा है कि हम ग्वालियर से बंबई की तरफ ट्रांसफर हुए, चले गए। उसके रास्ते में कहता, मैंने देखा है कि हमने पेड़ पौधे सारे काट ही दिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हमें रहने के लिए स्थान चाहिए। पहले लोग बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े दालानों में इकट्ठे मिलके रहते थे, अब हम छोटे छोटे कमरे जैसे डिब्बों में बंद हो गए हैं, है ना, सारा कुछ इकट्ठे में रहना ही बंद हो गए हैं। यानी जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतना हमने पर्यावरण को धक्का, अब पर्यावरण को हम धक्का देंगे, यानी पेड़ पौधे काटते जाएंगे, पोल्यूशन करते जाएंगे, तो क्या होगा, पर्यावरण हम पे नुकसान करता है। सर्दी में बहुत सर्दी, गर्मी में बहुत गर्मी, मतलब सारा मौसम चक्र जो है बिगड़ता जा रहा है। फिर उसने कहा कि हम लोग कैसे तंग करते हैं पशु पक्षियों को। देखिए, परमात्मा ने हमें भी रहने के लिए भेजा है, पशु पक्षियों को भी यही स्थान दिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पशु पक्षियों को उनका स्थान उनसे छीनते जा रहे हैं। पेड़ पौधे तो काटते ही जा रहे हैं, अपने घरों में भी जालियां लगा देते हैं ताकि पशु पक्षी अंदर ना आ सके, घोंसला ना बना सके। हमें लगता है पशु पक्षी यहाँ गंदगी डाल रहे हैं। ठीक है, तो लेखक कहता है कि मेरे भी बुक्स वाले कमरे में पक्षी आते थे, मेरी पत्नी ने वहां जाली लगा दी, अब वो बाहर से फड़फड़ाते हैं बस। ठीक है, तो यही उसने बताया। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स दी उसने, कितनी, 5 एग्जाम्पल्स दी, 5 हो गई, 3 पहली हो गई, 2 एक माँ की और एक अपनी। ठीक है, और साथ में समुद्र का वर्णन किया उसने कि जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही सहनशील होता है, लेकिन वो जो पलट के वार करता है तो वो संभालना मुश्किल हो जाता है। जिसमें उसने 3 जहाजों का भी वर्णन किया है कि समुद्र ने जब 3 जहाजों को पलटा तो दोबारा वो ठीक नहीं हो पाए। ठीक है, हमें वो तीनों जहाजों का वर्णन भी याद करना है, एक को पलट के कहाँ मारा, दूसरे को कहाँ मारा, तीसरे को कहाँ मारा। दिस इज द होल लेसन। एंड लास्ट लेसन इज कारतूस। अब कारतूस पाठ में क्या बताया गया है कि वजीर अली नाम का एक जाबाज जो कर्नल के खेमे में गया, सरे आम कारतूस लेके बाहर आ गया, और कर्नल के मुंह से भी ये निकला, कौन था, एक जांबाज सिपाही। अब आती है बात कि ये वजीर अली था कौन। ठीक है, ये आसिफुद्दौला का बेटा है, सआदत अली का भतीजा है, ठीक है। पहले आसिफुद्दौला के कोई संतान नहीं थी। ठीक है, उसने सआदत अली ने सोचा कि भाई के बाद अब राज्यपाठ मेरा ही होगा, लेकिन आसिफुद्दौला के संतान पैदा हो गई, वजीर अली पैदा हो गया। तो सआदत अली को लगा कि ये कहां से मेरा दुश्मन पैदा हो गया। सआदत अली अंग्रेजों के साथ मिल गया और उसने राज्यपाठ आधा अंग्रेजों को दे दिया, आधे पे खुद शासन करने लगा, और वजीर अली को वहां से भगा दिया गया। वजीर अली को 3 लाख रुपए सालाना देकर किसी किले में रखा गया। अब एक बार क्या हुआ, वजीर अली को ट्रांसफर किया गया, वहां से तलब किया गया कलकत्ता। ठीक है, ये सिर्फ वकील के पास पूछने गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब मुझे मतलब तबादला मेरा क्यों कर रहे हैं। उसने कुछ खास जवाब नहीं दिया, तो वजीर अली ने अपना चाकू निकाला और वहीं पे उस मंत्री का कत्ल कर दिया, कत्ल करके खुद फरार हो गया। तब से वो भागता फिर रहा है, किसी के हाथ नहीं आता उसे, क्योंकि शिवाजी की तरह वो भी छुप के वार करता है, छुप के हमला करता है, और उसके
साथ साथ पूरे मतलब इंडिया में एक तरह की टीपू सुल्तान, मतलब हर जगह घाघरा तक पहुंच गया वो, हर जगह ये जो हर जगह ये जो लहर है वो फैली हुई है। नव्या, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ, ओके। तो हर जगह ये जो क्रांति की लहर है वो फैली हुई है, क्रांति की लहर फैल चुकी है। अब वजीर अली को पकड़ने के लिए स्पेशल अंग्रेजों ने खेमे लगाए, कर्नल वगैरह बैठे हैं कि यहाँ पे इन्हें वजीर अली को पकड़ा जाए, शायद कोई खबर आ जाए, लेकिन वजीर अली है कि काबू आने का नाम ही नहीं लेता। अब एक दिन क्या है, वजीर अली अपने लोगों के साथ बात कर रहा है कि दूर से एक गरज उड़ती हुई आ रही है, लग रहा है जैसे फौज आ रही है, लेकिन निकलता है एक ही घुड़सवार, है ना। वो घुड़सवार बड़ी हिम्मत से अंदर आता है, तकलिया बोलता है, यानी कर्नल के साथ जो हैं वो सब बाहर चले जाएं, अकेले मुझे कर्नल से बात करनी है, और कहता है कि मैं वजीर अली के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे 10 कारतूस चाहिए। वो कहता है ले लो 10 कारतूस। वो 10 कारतूस लेने के बाद कर्नल को कहता है कि मैं तुम्हारी जान तुम्हें बख्श के जा रहा हूँ, मैं खुद ही वजीर अली हूँ। कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। बाद में जब उसके लोग उससे पूछते हैं कि कौन था, तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, एक जांबाज सिपाही। अर्थात वजीर अली ऐसा व्यक्ति है जो शेर की मांद में हाथ डाल के उसके दांत गिनाया। ठीक है, मांद होता है गुफा, शेर की गुफा में हाथ डाल के उसके दांत गिनाया। मतलब ये हमारे पाठ थे जो हमारे सिलेबस में है। इसके बाद मुझे लगता है कि इधर ही चलें। नहीं, वो करने वाली तो है ही है। चलो जितना हो सकता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम साखी, है ना। अब नहीं, पहले मीरा से शुरू कर रही हूँ, मीरा के पद शुरू करती हूँ। मीरा के पद में मीरा जी कह रही हैं, मीरा के पद में मीरा जी, एक तो मीरा जी हमेशा दासी बनी रहना चाहती हैं अपने प्रभु की, अपने प्रभु की दासी बनी रहना चाहती हैं। वो चाहती हैं बड़ा सा महल हो, महल में मैं खूब खिड़कियां बनवा दूं और अपने प्रभु के हर समय दर्शन पाती रहूं। मतलब बड़े से महल में खूब खिड़कियां बनाना चाहती हैं ताकि प्रभु के दर्शन पा सकें, बाग बनवाना चाहती हैं प्रभु के लिए ताकि प्रभु वहां सैर करें और वह उनके दर्शन पा सकें। हमेशा 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 नौकर बना रहना चाहती हैं, दासत्व चाहती हैं, दास बनी रहना चाहती हैं, क्योंकि नौकर तभी तक नौकर होता है जब तक मालिक सामने होता है। यानी उनका अपना स्वार्थ है, यहाँ भी उनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। वह नौकर बन के परमात्मा को हर समय अपने सामने देखना चाहती हैं। ठीक है, फिर आगे जाके अगले पद्य में उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण सुंदर कितने हैं, है ना। उनकी वेशभूषा, उनके पीले वस्त्र, वैजयंती माला, उसका वर्णन किया है। धेनु चराते हैं वो, इसका वर्णन किया है। और 2 लाइनों में वो ये कहती हैं, भाव भक्ति जगीर पासियों सिमरन पासियों करची, है ना। अगली लाइन है, तीनों बातें सरसी, कुछ ऐसा है। यानी वो कहती हैं अगर मैं भावना रखूंगी प्रभु से मिलने की, प्रभु से प्रेम की भावना रखूंगी, तो मुझे जागीर मिलेगी तीनों लोगों की, है ना। सिमरन पासियों खर्ची, अगर मैं प्रभु को याद करूंगी तो मुझे ऐसा खर्चा मिलेगा जो जन्म जन्म तक मेरे साथ चलेगा। और तीसरा उन्होंने कहा है, भाव भक्ति जगीर पासियों सिमरन पासियों खर्ची। तीसरी चीज क्या कही है उन्होंने? एनीवन हैविंग बुक? नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन हैविंग बुक? उन्होंने कहा तीनों बातें ही मेरे फायदे में हैं। भक्ति की भावना रखूंगी तो तीनों लोगों का राज्य मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सिमरन करूंगी तो खर्ची मिलेगी। और तीसरी चीज क्या है, अगर आपको अभी तक नहीं आती तो ना, 2 चीजें हुई, 2 चीजें हुई, तीसरी चीज ही एक और है, भाव भक्ति जगीर पासियों सिमरन पासियों खर्ची। तीनों बातें सरसी हैं, तीनों बातें सरसी हैं। चलिए कल आप देख के आएंगे तभी बात करेंगे कि तीसरी बात कौन सी है, ठीक है। तीनों बातें सरसी। और मीरा चाहती है कुसुम्बी साड़ी पहनकर वो, यानी हाँ, यमुना के तट पे प्रभु से मिले और रात के समय मिले ताकि सारी दुनिया शांति से सो रही हो और वह जाग रही हो और प्रभु के दर्शन
पा सकें। यानी मीना प्रभु की सेविका बनना चाहती है, उनके लिए महल बनाना चाहती है, उनके लिए बाग बनाना चाहती है, उनके लिए सब कुछ करना चाहती है, उनके लिए गेहुए वस्त्र भी पहनना चाहती है और यमुना के किनारे बैठकर उनसे बात करना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है।